जय हिंद एवरीवन। आपका जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है वो 350 मार्क्स का होता है अगर हम थ्योरी की बात करते हैं। और इस तरीके से आपको उसमें अपनी डिटेल भरनी होगी। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा आता है वेपन ट्रेनिंग के टॉपिक से। वेपन ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो 10 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। सबसे पहले आपको इंसास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म पता होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो 5.56 mm लिखा होता है ये इसका कैलिबर होता है। और अगर ये पूछा जाए कि इंसास राइफल कहाँ से बनी है, कहाँ पे बनी है, तो नाम में पता चल रहा है कि ये इंडिया मेड है। इसका जो मजल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। तो इंसास राइफल, व्हाट इज़ द मजल वेलोसिटी ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल। 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 900 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइम्स शुड ए .22 राइफल बी क्लीन्ड। .22 राइफल को कितनी बार साफ किया जाता है। तो नॉर्मली जो .22 राइफल की बात हो रही है तो इसका मतलब .22 डिलक्स राइफल की बात हो रही है। और अगर इसे साफ करने की बात हो रही है तो दैनिक और साप्ताहिक दोनों इसके आंसर हैं, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। .22 राइफल जो होती है उसका कैलिबर होता है .22 इंच। और अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी इफ़ेक्टिव रेंज यानी कि कारगर रेंज कितनी है, तो इसकी जो इफ़ेक्टिव रेंज है वो होती है 25 यार्ड यानी कि 25 गज। और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 43 इंच। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैगजीन कैपेसिटी इसकी होती है 5 राउंड। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ फायर अगर इसका पूछा जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ फायर तो वो भी होता है 5 राउंड प्रति मिनट, 5 राउंड प्रति मिनट पर मिनट। लेकिन अगर इसका रैपिड रेट पूछा जाता है, रैपिड रेट ऑफ फायर, तो वो हमारा होता है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। तो ये बातें आपको .22 राइफल के बारे में ध्यान रखनी है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज कमांड सीज फायर मीन। सीज फायर कमांड का क्या मतलब होता है। सीज फायर अगर हो गई है तो इसका मतलब स्टॉप फायरिंग इमीडिएटली, तुरंत फायरिंग को रोके। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm LMG। LMG वर्ड आया तो LMG की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लाइट मशीन गन। LMG की फुल फॉर्म होती है लाइट मशीन गन। आपको कमेंट बॉक्स में SLR की फुल फॉर्म बतानी है, SLR की क्या फुल फॉर्म होती है। 7.62 mm LMG है, इसका कैलिबर अगर पूछा जाता है तो वो 7.62 मिलीमीटर होता है। ठीक है। इसकी कारगर रेंज पूछी गई है, प्रभावी रेंज, तो इसकी प्रभावी रेंज है 500 मीटर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल इंटीग्रेशन है। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हेन वाज द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेटअप। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना हुई वो हुई थी ईयर ऑफ 1961, 1961 के अंदर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेशनल इंटीग्रेशन डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन डे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तो नेशनल इंटीग्रेशन डे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा वाज रिटन बाय हुम। सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया। तो सारे जहां से अच्छा लिखा था मोहम्मद इकबाल जी ने, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी और बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको क्या पता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। नहीं लगती बतानी है बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, नहीं लगती। तो इनमें से मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड। जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर है। जलियांवाला बाग वहीं पर है जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल है, जहाँ पर हरमंदिर साहिब है। ठीक है, श्री हरमिंदर साहिब जी है, गोल्डन टेम्पल है, और वहीं पर जलियांवाला बाग है, यानी कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। वैसाखी वाले दिन, वैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टॉपिक 3 से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास,
एक ऐसा टॉपिक है जिससे 70 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला वर्ड है द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। पर्सनैलिटी जो शब्द है वो किस लैटिन शब्द से बना है? तो पर्सनैलिटी बना है वर्ड परसोना से, ऑप्शन बी। परसोना शब्द से पर्सनैलिटी वर्ड बना है। आइडियली हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर देयर। आदर्श रूप से नेतृत्व की कितनी शैलियाँ होती हैं? तो नेतृत्व की 3 शैलियाँ होती हैं। सबसे पहला होता है ऑटोक्रेटिक, हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है डेमोक्रेटिक। पहला होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा होता है लेस इज फेयर। ठीक है, लेस इज फेयर। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब तो तानाशाही हो गया, ठीक है, और डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतंत्र, लोकतांत्रिक हम कह सकते हैं, और लेस इज फेयर को लेस इज फेयर ही बोलते हैं। इनका मतलब क्या होता है ये मैं बता दूं, क्योंकि इसमें से जो मैं ये बात बता रहा हूँ इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन 101% आएगा। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो लीडर होता है ना वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी और से कोई सलाह नहीं लेता, खुद डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक में जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ सलाह करता है, सलाह मशवरा करता है और फिर उसके बाद में डिसीजन लेता है। और लेस इज फेयर में लीडर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट यानी कि ग्रुप वाले पर्सनस को कहता है कि आपको जो मन करे वो आप कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के लीडरशिप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए टाइम वेस्टर। समय को नष्ट करने वाला कारक कौन सा है इनमें से? तो समय को नष्ट करने वाले कारक की बात हो रही है। प्रायोरिटाइज करना, क्या इससे समय वेस्ट होगा? नहीं। पढ़ने से समय वेस्ट होता है? नहीं। योजना बनाने से होता है? नहीं। टेलीफोन कई बार समय वेस्ट करता है, यानी कि हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो अगर। व्हाट डज ए फर्म एंड स्ट्रेट हैंड शेक इंडिकेट। एक मजबूत और सीधा हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? अगर कोई व्यक्ति मजबूती के साथ हाथ मिला रहा है तो इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स। आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? मैं आपको बता दूं कि इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप देखते रहिएगा। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है नोइंग वन सेल्फ, खुद को जानना, खुद के बारे में पता होना, अच्छा या बुरा दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? देखो एम्पैथी जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। अंडरस्टैंडिंग्स अदर फीलिंग, ऑप्शन बी, दूसरों की भावनाओं को समझना एम्पैथी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड, सीवी स्टैंड्स फॉर। सीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीवी का पूर्ण रूप होता है करिकुलम विटे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और सीवी को रेज्यूमे भी बोला जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हम रेज्यूमे भी बोलते हैं। कई बार हम जॉब के लिए जाते हैं तो रेज्यूमे बनवाते हैं अपना, तो रेज्यूमे को ही सीवी बोला जाता है और सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे। नेक्स्ट, इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स। प्रभावी सुनने के लिए क्या आवश्यक है? इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से किसी की बातों को सुनना, और ध्यान से सुनने के लिए होनी चाहिए कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द की टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। प्रभावी निर्णय लेने की कुंजी क्या है? तो अगर आपको प्रभावी निर्णय लेना है तो आपकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल होनी चाहिए, सोच जो है वो तार्किक होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू हुम पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड टेंडेंसीज। किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? तो ये बात बोली थी वैलेंटाइन ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आत्म विकास का कारक है? तो आत्म विकास का कारक इनमें से जो है वो है फिजिकल। ए, अगर हम फिजिकली फिट होते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हम में। वन वे कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। कम्युनिकेशन एक टाइप से 2 तरीके की होती है, एक होती है वन वे कम्युनिकेशन, एक होती है 2 वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन के अंदर एक ही व्यक्ति बस बता रहा होता है, उसका कोई फीडबैक नहीं आ रहा होता, सामने वाला पर्सन नहीं बोल रहा होता। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। लेकिन जब आप कमेंट करेंगे और कमेंट में पढ़ूंगा तो मुझे आपकी बातें भी पता लगेंगी, तो वो हमारा 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक तरफा संवाद को और क्या कहा जाता है? एक तरफा संवाद को कहा जाता है मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एकालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिटरमाइंस आवर कैरेक्टर। हमारे चरित्र को क्या निर्धारित करता है? तो हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, वो हमारे चरित्र को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस।
तनाव कम करने में क्या मदद करता है? तो तनाव कम करने में योगा से तनाव कम होता है, टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन से तनाव कम होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड सकारात्मक दृष्टिकोण से तनाव कम होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच इम्प्लाइज वर्किंग इवन इन समवंस अब्सेंस, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या बोलते हैं? देखो इनिशिएटिव जो टर्म है वो ये होता है कि हम काम को करना चाहते हैं, अगर किसी ने नहीं बोला तो भी हम काम को करना चाहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी लाइफ स्किल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय WHO? WHO द्वारा निर्धारित कितने जीवन कौशल हैं? WHO की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे WHO की फुल फॉर्म होती है बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि WHO के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। अब WHO द्वारा निर्धारित जीवन कौशल जो है उनकी संख्या है 10। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। व्हाट डज बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड? शारीरिक भाषा में क्या शामिल है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है? तो बॉडी लैंग्वेज में आंखों का संपर्क यानी कि आई कॉन्टैक्ट, पोस्चर यानी कि आसन, गेस्चर यानी कि सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, गेस्चर पोस्चर। टीम वर्क एम्फेसाइज ऑन, टीम वर्क किस पर जोर देता है? तो टीम वर्क जो हमारा होता है वो किस पर जोर देता है? उसका मतलब होता है कोलैबोरेटिव एफर्ट यानी कि सहयोगात्मक प्रयास। ऑप्शन ए। विच इज ए बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उसे कम्युनिकेशन में बैरियर बोला जाता है, और अगर शोर आ रहा है तो वो भी बैरियर है कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और साइड में से अगर आपको शोर आ रहा हो तो वो क्या बनेगा? बैरियर बनेगा हमारी कम्युनिकेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रिक्वायर, मजबूत रिश्ते के लिए क्या आवश्यक है? मजबूत रिश्ता अगर रखना है तो ट्रस्ट होना चाहिए यानी कि विश्वास, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की यानी कि सम्मान, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी एक दूसरे के प्रति यानी कि जिम्मेदारी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोल सेटिंग? गोल सेटिंग लक्ष्य निर्धारण का क्या लाभ है? तो लक्ष्य निर्धारण से योजना बनाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। समय बर्बाद होता है? नहीं। भ्रम पैदा करता है? नहीं। और नहीं तो नहीं। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वर्क इवन इन समवंस अब्सेंस कॉल्ड, किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नागरिक का गुण नहीं है? जब भी नहीं वर्ड आ जाए तो ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। तो देशभक्ति अच्छे नागरिक का गुण है, ठीक है। स्वार्थ नहीं है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आलोचनात्मक सोच का क्या मतलब होता है? क्रिटिकल थिंकिंग होती है जब हम अलग तरीके से सोच पाते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाते हैं, निष्पक्ष रूप से जानकारी का विश्लेषण इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग। विच लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज डिक्टेटरशिप, किस नेतृत्व शैली को तानाशाही कहा जाता है? तो ये होती है ऑटोक्रेटिक, जिसमें जो लीडर है वो किसी की नहीं सुनता, बस अपने मन से जो काम करना होता है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 34, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन बी। और मौलिक अधिकार जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए गए हैं, वो मौलिक अधिकार की बात हो रही है तो वो यूएसए से लिए गए हैं। लेकिन अगर ड्यूटीज़ की बात होती, कर्तव्य अगर पूछे जाते कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो कर्तव्य जो लिए गए हैं वो यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिए गए हैं। ये बातें भी आप ध्यान रख सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ली गई हैं यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्म सुधार में पहला कदम क्या है? तो अगर आपको अपना सुधार करना है तो सबसे पहले आपको आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड हैबिट्स इंक्लूड, अच्छी आदतों में क्या शामिल है? अच्छी आदतों में शामिल है बड़ों का सम्मान करना, सही बात है। देर से उठना नहीं, टाल मटोल नहीं, बीइंग सेल्फिश नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप, नेतृत्व, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हु सेड ही हु ओबेज वेल लीड्स वेल, किसने कहा था जो अच्छी तरह से आज्ञा का पालन करता है वही अच्छी तरीके से नेतृत्व करता है? तो ये जो बात बोली है ये अरस्तु ने बोली है यानी कि अरिस्टोटल ने बोली है।
बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए लीडर, एक नेता का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 39, डिसिप्लिन इम्प्लाइज, अनुशासन का क्या तात्पर्य है? अनुशासन का तात्पर्य है ओबेइंग ऑर्डर विद कंसाइंस, विवेक के साथ आदेशों का पालन करना, इज नोन एज डिसिप्लिन। ए लीडर शुड बी, एक लीडर जो है, एक नेता जो है वो कैसा होना चाहिए? एक नेता क्या पक्ष लेने वाला होना चाहिए? पक्षपाती नहीं। निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही। क्रूर होना चाहिए, नहीं। कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इम्पार्शियल, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अलर्टनेस इन ए लीडर मीन्स, एक नेता में सतर्कता का क्या अर्थ है? तो एक नेता में सतर्कता का अर्थ है अगर वो सतर्क रहेगा तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को सीज कर पाएगा, अवसरों को पहचान पाएगा। तो नेता में अलर्टनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये OLQs का पार्ट है। क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि OLQ की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 42, आइडली हाउ मैनी लीडरशिप स्टाइल्स आर देयर, आदर्श रूप से नेतृत्व की कितनी शैलियाँ होती हैं? तो आदर्श रूप से नेतृत्व की 3 शैलियाँ होती हैं जो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। 2 टाइप्स ऑफ करेज फॉर ए लीडर आर, एक नेता के लिए साहस के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो या तो वो फिजिकली करेजियस होता है या फिर मोरली यानी कि शारीरिक रूप से या फिर नैतिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 44, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप इज, लीडरशिप की परिभाषा क्या है? नेतृत्व की परिभाषा क्या है? तो लीडरशिप इज टू लीड ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, किसी समूह या संगठन का नेतृत्व करना लीडरशिप यानी कि नेतृत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 हो चुका है, 45 आ गया और टॉपिक है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, जो कि 22 मार्क्स का आएगा और 9 क्वेश्चन इंटू 2 इंटू 5 मार्क्स का, तो यहाँ पे हमारे 22 मार्क्स हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको NDMA की फुल फॉर्म याद कर लेनी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, बिजली की आग के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है तो उसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डाला जाता क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, फोम और सैंड, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर इसमें से सबसे एक्यूरेट आंसर की अगर हम बात करें तो CO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF, NDRF का पूर्ण रूप क्या है? तो NDRF की पूर्ण रूप है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ऑप्शन ए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्वेश्चन नंबर 48, अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच स्केल, भूकंप जो है वो किस स्केल में मापा जाता है? तो भूकंप जो है वो रिक्टर स्केल के अंदर मापा जाता है। भूकंप जो है वो किस स्केल में मापा जाता है? रिक्टर स्केल में भूकंप को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड डिजास्टर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव निर्मित आपदा है? तो डिजास्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर यानी कि कृत्रिम या फिर मानव निर्मित आपदा। और इनमें से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? तो इसमें गैस ट्रेजेडी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और 1984 के अंदर भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था और ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायर फाइटिंग पार्टीज आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, अग्निशमन दलों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अग्निशमन दलों को कुल 4 भागों में बांटा जाता है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो इन चारों पार्ट्स का 4 भागों का सही जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास्ड, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था, 2005। सुनामी इज कॉज्ड बाय, सुनामी किसके कारण होती है? तो सुनामी जो पानी के नीचे भूकंप आता है, यानी कि समुंदर में पानी के नीचे जो भूकंप आता है उसकी वजह से सुनामी आती है। और सुनामी आने से पहले समुंदर के वाटर का जो लेवल होता है वो एकदम से नीचे गिर जाता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट,
आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू रिड्यूस इम्पैक्ट एंड सेव लाइव्स, प्रभाव को कम करना और जानों को बचाना, ये आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है SSCD, SSCD यानी कि सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन? रक्तदान करने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये है 18 साल। इसके अलावा वोट डालने की जो न्यूनतम उम्र है वो भी 18 साल है, और गर्ल की शादी की जो उम्र है वो भी 18 साल है, जबकि लड़के की शादी की जो उम्र है मिनिमम वो है 21 साल। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन हमारा है 55, द एक्ट अगेंस्ट डोरी सिस्टम वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? दहेज प्रथा की अगर हम बात करें तो उसके विरुद्ध जो अधिनियम है वो किस वर्ष बनाया गया? वो बना था सन 1961 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज स्टार्टेड इन, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2014 में, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरेगा वाज रीनेम्ड एड MG नरेगा इन विच ईयर? नरेगा का नाम MG नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा कब रखा गया? किस ईयर में इसका नाम बदला गया? तो ये था 2009। अब दोबारा से मनरेगा का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NGO? NGO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NGO की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज लॉन्च्ड इन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी हरियाणा में, ऑप्शन ए। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन आधार नंबर? आधार नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो आधार नंबर, आपका आधार नंबर आप देखना, उसमें जो आधार नंबर होता है वो 12 डिजिट्स का होता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NSS? NSS का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में NSS की फुल फॉर्म बतानी है, कमेंट बॉक्स में NSS की फुल फॉर्म बतानी है। और NSS का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है सोशल वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक कल्याण और समुदाय विकास। क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट 62, फुल फॉर्म ऑफ RTI। RTI का पूरा नाम क्या है? तो RTI का पूरा नाम होता है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है? तो वो है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द पोक्सो एक्ट लॉन्च्ड? जो पोक्सो जो एक्ट है वो किस वर्ष लागू हुआ? तो वो लागू हुआ 2012 में यानी कि 2012 में। अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर पोक्सो की फुल फॉर्म बतानी है और ये बताना है कि जो ये पोक्सो एक्ट है ये किससे संबंधित है, पोस्को जो एक्ट है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग एक बार आप ध्यान से देख लेना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ए गर्ल्स मैरिज इन इंडिया? भारत में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये है 18 ईयर्स एज ऑफ नाउ। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन, डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन ए। सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च्ड इन, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो जो ये सर्व शिक्षा अभियान है ये शुरू हुआ था 2001 यानी कि 2001, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन का। हेल्थ एंड हाइजीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी हड्डी अगर पूछी जाती है तो वो फीमर होती है जो कि जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है यानी कि स्मॉलेस्ट बोन होती है उसका क्या नाम होता है? क्वेश्चन नंबर 69, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट? कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन? स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप है वो ऊपर का होता है 120 और नीचे का 80, तो 120 × 80 120 80, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड, रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? तो शुद्ध करता है किडनी, लेकिन पंप करने का जो काम होता है ब्लड को वो हमारा हार्ट करता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। विच केमिकल इज यूज टू प्योरीफाई वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं हम। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। आ गया ये क्वेश्चन कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, थाई बोन होती है ये। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है सकरवी और डी की कमी से होता है रिकेट्स। ये सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ए मैन पर मिनट, मनुष्य की सामान्य हृदय गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स, 72 बार धड़कता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएमओ, आरएमओ का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएमओ की फुल फॉर्म होती है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। ऑप्शन बी, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर आरएमओ की फुल फॉर्म है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन यानी कि त्वचा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा एनवायरमेंट अवेयरनेस से, यानी कि पर्यावरण जागरूकता। और सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे योग दिवस यानी कि योगा डे पूछा जाए तो वो 21 जून को मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पोल्यूशन इज ऑफ हाउ मैनी टाइप्स, प्रदूषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच गैस कोजेज ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो इनमें से मुख्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में है। पुनीत सागर अभियान रिलेट्स टू, पुनीत सागर जो अभियान है वो किससे संबंधित है? पुनीत सागर अभियान है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। ये जो है वो है वाटर बॉडीज़ की क्लीनिंग से और एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन से, जल निकायों की सफाई और पर्यावरण का संरक्षण। क्वेश्चन 83, विच इज ए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत 2 तरह के स्रोत होते हैं। ऐसे स्रोत जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं उसे नवीकरणीय बोल सकते हैं। क्या कोयले को जलाने के बाद हम दोबारा से यूज कर सकते हैं? नहीं। पेट्रोल भी नहीं कर सकते, डीजल भी नहीं कर सकते, तो सौर ऊर्जा हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज, वर्षा जल संचयन क्या है? तो वर्षा जल संचयन का मतलब होता है कि कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, वर्षा जल का संग्रह करना और भंडारण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डज दी ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेज से यानी कि यूवी रेज से। और ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। और ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है यानी कि ओजोन परत जो डेटेरियोरेट हो रही है वो हो रही है CFC की वजह से। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो कि पाया जाता है मेनली AC के अंदर और फ्रिज के अंदर, ठीक है, जिससे ओजोन लेयर का क्षय होता है। और यूवी रेज जो हैं इनसे क्या बनता है? इनसे हमें स्किन कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखनी है। सोइल इरोजन इज प्रिवेंटेड बाय, मृदा का जो अपरदन है वो किसके द्वारा रोका जाता है? तो वो मेनली रोकेगा जब हम पेड़ों को लगाएंगे, प्लांटिंग ट्रीज, एफोरेस्टेशन, वृक्षारोपण। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल इन ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण में जो दीवार है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई होती है 6 फीट। ऑप्शन सी। द डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्स्टेकल टू अनदर, एक बाधा से दूसरी बाधा की दूरी कितनी होती है? तो एक बाधा से दूसरी बाधा की दूरी होती है 30 फीट। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विच ऑब्स्टेकल इज नॉट अलाउड फॉर गर्ल कैडेट्स, कौन सी बाधा ऑब्स्टेकल गर्ल कैडेट के लिए अलाउड नहीं है?
तो डबल डिज जो है वो गर्ल्स कैडेट के लिए अलाउड नहीं है, नहीं को आपको ध्यान से देखना है। हाउ मेनी टोटल ऑब्स्टिकल आर देयर इन एनसीसी स्टैंडर्ड कोर्स, एनसीसी मानक पाठ्यक्रम में कुल कितनी बाधाएं होती हैं? तो एनसीसी मानक पाठ्यक्रम में कुल 10 बाधाएं होती हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑब्स्टिकल रिक्वायर बैलेंसिंग, किस बाधा के लिए संतुलन यानी कि बैलेंसिंग की आवश्यकता होती है? तो जिग जैग बैलेंसिंग में बैलेंस की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाई वॉल, बाधा प्रशिक्षण में दीवार की लंबाई कितनी है? पहले ऊंचाई पूछी थी, अब लंबाई पूछी है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो लंबाई होती है 12 फीट। ऊंचा आर्मी के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में। अगर आपसे इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, इंडियन नेवी के, या इसके अलावा आपसे एनसीसी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, तो सभी का जो आंसर है वो सेम रहेगा, नई दिल्ली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 98 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति। इस समय पर हमारे राष्ट्रपति कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कुल कितनी कमान है? तो भारतीय सेना में कुल 7 कमान है, ऑप्शन बी। हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ जी। सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस वॉर के समय इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? तो वो भी जनरल सैम मानेकशॉ थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ये बात याद रखनी है आपको। और बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था इसकी आज़ादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग जो क्वेश्चन है, टॉपिक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर, नॉर्थ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्थ होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के नॉर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द बैक बियरिंग ऑफ 190 डिग्री, 190 डिग्री की जो बैक बियरिंग है वो कितनी होती है? मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। देखो, आपको लिखना है 180, जिसकी भी बैक बियरिंग पूछी जाती है, अगर वो 180 से ज़्यादा है तो उसमें से 180 घटा दो, और अगर वो 180 से कम है तो उसमें से 180 जोड़ दो। जैसे ये 190 डिग्री की पूछी है तो ये ज़्यादा है, तो इसमें से 180 को घटा दो, आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन 103, जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। जीपीएस जो है वो यूएसए का है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, वर्टिकल लाइन ऑन ए मैप आर कॉल्ड, मानचित्र पर जो खड़ी यानी कि लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें ईस्टिंग लाइंस बोला जाता है, ऑप्शन बी। सर्विस प्रोटेक्टर ओ इज ऑफ विच साइज, सर्विस प्रोटेक्टर किस आकार का होता है? सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई होती है 6 इंच, चौड़ाई होती है 2 इंच, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कंपास रीड्स बियरिंग फ्रॉम, कंपास जो बियरिंग पढ़ता है वो कितनी बियरिंग पढ़ता है? तो कंपास 0 से लेके 360 डिग्री तक बियरिंग को पढ़ सकता है, 0 से 360 डिग्री को। और एनसीसी में जो कंपास यूज होता है वो होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, पूरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास मार्क 3 अल्फा, या इस 3 को ऐसे भी लिखते हैं कई बार। और कंपास जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं कंपास, एक होता है हमारा लिक्विड कंपास और दूसरा होता है ड्राई, तो ये दोनों बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री दैट कैन बी मेजर्ड बाय हैंड ओपन पाम, खुली हथेली से अधिकतम कितने डिग्री तक नाप सकते हैं? करेक्ट आंसर इज 19 डिग्री, 19 डिग्री सही जवाब है। व्हाट डज द कलर ब्लू रिप्रेजेंट ऑन ए मैप, मानचित्र पर जो नीला रंग है वो आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो नीला रंग दर्शाता है वाटर बॉडीज को, यानी कि जल क्षेत्र को। हाउ मेनी डिग्री आर इन नॉर्थ डायरेक्शन,
नॉर्थ डायरेक्शन में कितनी डिग्री होती हैं, तो उत्तर दिशा में या तो 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। नॉर्थ हमारा 0 डिग्री, ईस्ट 90 डिग्री, फिर 90 जोड़ दो तो 180 डिग्री, फिर 90 जोड़ दो 270 डिग्री, और फिर 90 जोड़ दो तो 360 डिग्री। तो नॉर्थ पे आप देखेंगे 360 डिग्री भी है और 0 डिग्री भी है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। कंपास नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स, कंपास की जो सुई होती है वो हमेशा किसकी ओर इशारा करती है, तो कंपास की सुई है वो मैग्नेटिक नीडल है, और मैग्नेटिक नीडल है तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करेगी। लेकिन अगर हम पोल स्टार की बात करते हैं यानी कि ध्रुव तारा, तो वो हमारा ट्रू नॉर्थ की तरफ दिखाता है, और जो मैप के ऊपर नॉर्थ होता है वो हमारा ग्रिड उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111, कंटूर रेखाएं क्या होती हैं। देखो कंटूर का क्या मतलब होता है, कंटूर रेखाओं को हिंदी में हम समोच्चय रेखाएं भी बोलते हैं। समोच्चय का मतलब इक्वल हाइट्स, जिनकी हाइट इक्वल होती है, ऐसी रेखाओं को कंटूर लाइंस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 112, RF ऑफ ए स्टैंडर्ड मैप, स्टैंडर्ड मैप का जो ये रेशियो होता है वो कितना होता है, मानक मानचित्र का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1:50,000, 1:50,000, और इसमें जो स्केल है वो है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये भी आप याद रख सकते हैं। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसे हम FC एंड BC बोलते हैं, FC एंड BC। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 30 मार्क्स का, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं। सेक्शन फॉर्मेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर, तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं। जो भी कमेंट बॉक्स में इन 6 की 6 सेक्शन फॉर्मेशन के बारे में बताएगा उसके कमेंट को हर्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल ऑर्डर्स आर देयर, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, तो फायर कंट्रोल ऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। वाई थिंग्स आर सीन, चीज़ें किस कारण से दिखाई देती हैं, तो चीज़ों के दिखाई देने के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 6S और 1M से। यहाँ पे M का मतलब होता है मूवमेंट, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे M का क्या मतलब होता है, तो M का मतलब यहाँ पे मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस, दूरी का अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं, तो दूरी का अनुमान लगाने की कुल 6 विधियां हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एम्बुश इज हाउ मैनी पार्टीज, एम्बुश में कितनी पार्टियां होती हैं, तो एम्बुश में कुल मिला के 4 पार्टियां होती हैं, ऑप्शन बी। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कवर आर देयर, कवर यानी कि आड़ जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो आड़ होती है 2 प्रकार की, कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर, कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। पहली होती है नजरी आड़, ठीक है, नजरी आड़, और दूसरी होती है फायर से आड़, और यहाँ पे फायर का मतलब गोलीबारी है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 119, फोरग्राउंड डिस्टेंस इज यूजुअली, फोरग्राउंड की दूरी जो आमतौर पर कितनी होती है, वो होती है 300 गज। ग्राउंड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बियॉन्ड। फोर में होता है लगभग मतलब 0 से लेके 300 तक, दूसरा होता है 300 से लेके 500 तक, और फिर होता है 500 से ऊपर जितना भी है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 ग्राउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच नोट इज यूज टू मेक लूप्स, लूप बनाने के लिए किस गांठ का उपयोग किया जाता है, तो लूप बनाने के लिए बोलाइन गांठ का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, हु वॉक्स इन फ्रंट ऑफ सेक्शन, सेक्शन के आगे कौन चलता है, तो सेक्शन के आगे वे चलते हैं जो सेक्शन की आंख और कान होते हैं, जिसे हम स्काउट्स बोलते हैं, ऑप्शन ए स्काउट्स इज द करेक्ट आंसर। फील्ड सिग्नल आर गिवन बाई, फील्ड सिग्नल किसके द्वारा दिए जाते हैं, फील्ड सिग्नल हाथों से भी दे सकते हैं, हथियार से भी दे सकते हैं, सीटी से भी दे सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती हैं, तो पेट्रोलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैकी पेट्रोल और एक होती है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। 2 तरह की पेट्रोलिंग होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 124, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर थिंग्स टू बी सीन, चीज़ों के दिखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक तो है मूवमेंट। जैसे ही कोई हिलेगा तो हमारी आई जो है उसकी मूवमेंट को कैप्चर कर लेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्फेंट्री वेपन और उनके इक्विपमेंट का इंट्रोडक्शन।
सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द साइक्लिक रेट ऑफ फायर ऑफ एलएमजी। एलएमजी की बात हुई है तो एलएमजी की फुल फॉर्म देख लेते हैं, लाइट मशीन गन, लाइट मशीन गन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 600 राउंड प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 600 राउंड। नाग इज विच टाइप ऑफ मिसाइल, नाग किस प्रकार की मिसाइल है, तो नाग जो है वो है एक एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल। आपको ये बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनके बारे में जितना बताना चाहें उतना बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैगजीन कैपेसिटी ऑफ एलएमजी, एलएमजी की मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, एलएमजी की जो मैगजीन कैपेसिटी है वो है 30 राउंड्स। कैलिबर ऑफ इंसास राइफल, इंसास राइफल का कैलिबर कितना होता है, तो इंसास राइफल का जो कैलिबर होता है वो होता है 5.56 mm, यानी कि 5.56 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 129, इफेक्टिव रेंज ऑफ इंसास, इंसास की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है, इंसास यानी कि इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, इसकी इफेक्टिव रेंज 400 मीटर। स्ट्रेंथ ऑफ एन इन्फेंट्री सेक्शन, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, नफरी कितनी होती है, संख्या, वो होती है 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिलिट्री हिस्ट्री। व्हेन डिड द कारगिल वॉर टेक प्लेस, कारगिल वॉर जो हुआ था वो 1999 के हुआ था। 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो सबसे पहले 1947 में हुआ था, फिर 1965 में हुआ था, फिर हमारा 1971 में हुआ था जो बांग्लादेश वाला है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में ही, फिर 1999 में हुआ जो कि कारगिल वॉर है, ये है। इसके अलावा जो चाइना वाला युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट वॉर हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पीवीसी विनर, पीवीसी जो है प्रथम परमवीर चक्र विजेता, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है परमवीर चक्र। सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में, और कैप्टन विक्रम बत्रा जी को भी परमवीर चक्र मिला है, वो मिला है 1999 के कारगिल युद्ध के लिए, ठीक है। और परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। 1971 1971 वॉर वाज फोर्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ, 1971 का युद्ध किसकी मुक्ति के लिए लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था बांग्लादेश की मुक्ति के लिए। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं हम। 134, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आर्मी डे यानी कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आर्मी डे 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, और एनसीसी डे कब मनाया जाता है, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने, तो भारत के जो पहले फील्ड मार्शल बने वो बने जनरल सैम मानेकशॉ जी, जनरल सैम मानेकशॉ जी भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। क्वेश्चन, इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस इन, भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो भारत चीन जो युद्ध हुआ वो 1962 में हुआ, ऑप्शन बी। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पीवीसी परमवीर चक्र। लेकिन अगर आज शांति काल के दौरान पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन भी आया कई बार, शांति काल के दौरान जो सबसे वीरता पुरस्कार है वो है अशोक चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरटी इन कम्युनिकेशन, संचार में आरटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आरटी की फुल फॉर्म है रेडियो टेलीफोनी, रेडियो टेलीफोनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो मैंने एक स्पेशल पीडीएफ बनाई है जो कि है पेड। फ्री पीडीएफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पेड पीडीएफ के बारे में मैं बता दूं कि इसमें आपके देखेंगे आप ध्यान से कि 16 टॉपिक आए हैं, तो हर एक टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि वे ऐसे एमसीक्यू हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े उसके लिए सिर्फ अगर आप इस पीडीएफ को भी पढ़ लेते हैं जिसमें टोटल मिला के 800 एमसीक्यू हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो ये पीडीएफ जो है वो पेड है और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। और इस पेपर की वीडियो की जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्राउड एनसीसी और उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट इज द रेडियो रिले? रेडियो रिले क्या है? इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो को अपने सभी एनसीसी दोस्तों के साथ एनसीसी के ग्रुप्स में शेयर करना है ताकि वे भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और रेडियो रिले जो होता है उसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप प्राउड एनसीसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।